हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। स्टूडेंट्स, नबार्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर जो सेक्शन ये इंश्योर करेगा कि आपका फेज वन क्लियर हो वो है हमारा मेरिट सेक्शन। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि नबार्ड का जो पैटर्न होता है जो फेज वन का, उसमें नॉन मेरिट सेक्शन होता है और मेरिट सेक्शन होता है। नॉन मेरिट सेक्शन में आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है, लेकिन मेरिट सेक्शन जिसकी वेटेज जो होती है वो नॉन मेरिट के बराबर ही होती है। दोनों सेक्शंस 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन जो हमारी फेज वन की कट ऑफ कैलकुलेट करी जाती है वो करी जाती है मेरिट सेक्शन के बेसिस के ऊपर। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी मेरिट सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप मेरिट सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हो, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको रेफर करने चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और क्या स्टडी प्लान है जो कि आपको अपकमिंग डेज के लिए फॉलो करना चाहिए सो एज टू मेक श्योर कि 2025 का जो नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन है उसके अंदर मेरिट सेक्शन के लिए आप बेस्ट पॉसिबल मैनर में प्रिपेयर्ड हो। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिकोडेड सिलेबस, कट ऑफ, उस एग्जाम की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी, हर एक कंपोनेंट की, ये सारी चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे कंबाइन करके हमने ये गाइड बुक बनाई है। इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाकर के आप इस गाइड बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो पूरा फेज वन का पैटर्न है उसमें नॉन मेरिट सेक्शन होता है और मेरिट सेक्शन होता है, जीए, ईएसआई और एआरडी। आज हम फोकस करेंगे इन तीन सेक्शंस के ऊपर कि इनमें आपको क्या प्रिपेयर करना है और किस तरीके से आपको चीज़ों को फोकस करना है या स्ट्रेटेजाइज करना है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज ये आती है कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या होता है, क्योंकि मेरिट सेक्शन के अंदर ईएसआई का सिलेबस हमें गिवन है, एआरडी का सिलेबस हमें गिवन है, लेकिन जीए का कोई भी सिलेबस हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर गिवन नहीं है। अगर मैं बात करूं जीए की, तो यहाँ पे बेसिकली दो चीजें हमसे पूछी जाती हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर कि फर्स्ट इन न्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एमओयूज, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एक्सरसाइजेज, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स। सो इसके अंदर स्टैटिक और करंट, ये दोनों चीजें होती हैं, बट मेजॉरिटी यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की ही होती है। स्टैटिक पार्ट बहुत कम होता है, और जो स्टैटिक होता भी है वो इन्हीं करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आपका जो फोकस है वो स्टैटिक पे रहेगा और ना कि करंट अफेयर्स पे रहेगा, और बहुत कम यहाँ पर हमें स्टैटिक को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो जैसे बेसिक हमारे किसी भी एग्जाम के अंदर वन लाइनर काइंड ऑफ जीए आती है, यहाँ पर भी हमसे वही सारे जीए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन है। द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स organized annually by the government of India, who has been honored with the special jury award during this 54th IFFI in November 2023, राइट। तो ये हमारे अवार्ड्स के टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन है। अब ये जो हमारी न्यूज़ थी ये 2024 अगस्त के अंदर न्यूज़ में थी, क्योंकि सितंबर में हमारा पेपर था। तो अगस्त के टाइम पे ये सेम जो न्यूज़ थी, कंतारा विंस द बेस्ट एक्टर बेस्ट एंटरटेनिंग फिल्म एट नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। और इसके अलावा इसी न्यूज़ के अंदर फर्दर ये डिटेल्स हमें यहाँ पर गिवन थी कि इंडियन फिल्म मेकर ऋषभ शेट्टी ही वॉन दिस अवार्ड एंड सिमिलर थिंग्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा गया था, काफ़ी एक वन लाइनर काइंड ऑफ क्वेश्चन है और अवार्ड्स के कैटेगरी से हमसे पूछा गया था। सो इसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, और डायरेक्टली न्यूज़ से ही ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है कि मैम क्या जीए में हमें फाइनेंस भी पढ़नी होती है, फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स या फाइनेंस का स्टैटिक पार्ट भी हमसे पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपने मुझे 2024 के पेपर से पूछा होता तो मेरा आंसर होता कि नहीं, ये करने की कोई जरूरत नहीं, पेपर में कोई फाइनेंस नहीं आती। लेकिन 2024 के अंदर हमने देखा कि देयर वर 7 to 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 फ्रॉम दिस फाइनेंस पार्ट, और ये जो क्वेश्चंस थे ये हमारे फाइनेंस के स्टैटिक से भी बिलोंग करते थे और फाइनेंस का जो करंट अफेयर है वहां से भी बिलोंग करते थे। सो दोनों ही एरियाज से हमसे यहाँ पर क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे फाइनेंस सेक्शन के अंदर, ठीक है। सो इस बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो फाइनेंस है उसे भी यहाँ पर कवर करिए इफ यू हैव द लिबर्टी ऑफ टाइम। उसके बाद में कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे गए, तो आप ये देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायर्ड फॉर द कंसिडरेशन टू ग्रांट फॉर सिंगल ब्रांच फुल फ्लेज मनी चेंजर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम आईएसओ फैमिली इज रिलेटेड टू द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। सो काफी अच्छे लेवल के ये क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े आप फाइनेंस के इन क्वेश्चन को कर सकते हो, और इनका वेटेज भी काफी अच्छा था, 7 to 8 मार्क्स के यहाँ पर हमसे फाइनेंस के क्वेश्चन पूछे गए थे।
So this makes it imperative for us to prepare the finance current affairs as well from the NABARD 2025 perspective. ठीक है, और फाइनेंस के करंट अफेयर्स क्यों पूछे जाते हैं हम पे, तो ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे सो रिफॉर्म्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ये हमारे ईएसआई के सिलेबस का पार्ट है, और जीए के अंदर बेसिकली अगर आप देखोगे तो जीए के अंदर पर से कोई सिलेबस गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस ईएसआई के भी पूछ लिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमसे यहाँ पे एआरडी करंट अफेयर्स के भी पूछ लिए जाते हैं, जीए के तो रहते ही रहते हैं, तो किसी भी एरिया से यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, एंड दिस वाज द रीजन कि फाइनेंस के जो क्वेश्चंस थे वो हमें देखने को मिले थे। तो अब जो आपका फेज 1 के जीए का सिलेबस है उसके अंदर इन सारे टॉपिक्स के अलावा एक और टॉपिक आपने ऐड करना है, एंड दैट इज फाइनेंस। ठीक है, तो फाइनेंस का जो टॉपिक है वो भी अब यहाँ पर हमारा ऐड हो जाता है अपार्ट फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम का हमें जीए पढ़ना है, कितने पुराने करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप 2024 का ही एनालिसिस देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ करंट अफेयर्स जो थे वो हमारे 3 मंथ्स 3 to 5 मंथ्स के अंदर आए थे, तो डिजायरेबल है 5 मंथ्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 मंथ्स। तो अगर हमारा एग्जाम इस साल दिसंबर के अंदर है तो सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, और दिसंबर के अंदर भी आपको 12th या 13th ऑफ दिसंबर तक के करंट अफेयर्स जो हैं वो यहाँ पर कवर करने हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम थोड़ा और बच जाता है तो यहाँ पर आप जुलाई और अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें भी कवर कर लेना। ठीक है, सो एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, हाँ, तो जुलाई, अगस्त ये भी कर लेना, लेकिन ये तब करना अगर टाइम हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये टाइम पीरियड है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 12th टू 13th ऑफ दिसंबर, ये हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो यहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है कि मैम जीए के अंदर हमारा टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, क्या हमें टारगेट स्कोर लेके चलना है। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं जीए की तो 2024 के अंदर अगर कोई ऐसा पेपर था जिसने बच्चों को खून के आंसू रुलाए थे तो वो था हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का ही वो पेपर था जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इश्यूज यहाँ पर फेस हुए थे, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो कि एक तो हमें बाउंसर इस तरीके से देखने को मिला कि फाइनेंस के क्वेश्चंस आ गए जो पहले कभी नहीं आया करते थे। उसके अलावा भी जो जीए के क्वेश्चंस थे, ये जैसे ये है, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट एयर बेसिस एंड होल्ड्स डैश पोजीशन ग्लोबली। तो स्टूडेंट्स ये जो न्यूज थी ये कहीं पर भी ऐसा न्यूज में नहीं था, जस्ट बिकॉज कि शेख हसीना इस एयरफोर्स स्टेशन पे लैंड हुई थी इसकी वजह से ये थोड़ा सा न्यूज में था, बट कि ये कौन से रैंकिंग पे आता है ग्लोबली ये सब चीजें तो कहीं पर भी न्यूज में नहीं थी, एंड स्टिल उन्होंने एक इन डेप्थ क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ लिया। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे IARI, इनके एक हाई यील्डिंग सीड के ऊपर पूछा गया कि क्या वेरिएंट है जिसका नाम है और जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पर गिवन है। ये क्वेश्चन अगेन कहीं पर भी न्यूज में नहीं था, जब इस पे थोड़ा हमने रिसर्च करी तो पता चला कि IARI की एनुअल रिपोर्ट के अंदर इस तरीके की एक वैरायटी जो थी वो गिवन थी। अब आप देखो कि इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी इतनी सारी एनुअल रिपोर्ट्स हैं, हर एक एनुअल रिपोर्ट में इतनी सारी वैरायटीज गिवन है, हर एक वैरायटी का नाम याद रखना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना ना तो ये पॉसिबल है और ना ही ये रेलिवेंट है। अगर आप इतना ज्यादा वो अपने साथ लेकर चलोगे इतना सारा सिलेबस या इतनी सारी चीजें, तो आप कभी भी इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के बेसिस पे और जिस तरीके के शॉक्स हमें जीए वाले सेक्शन में देखने को मिलते हैं उसकी वजह से मैं आपसे ये कहूंगी, और 2024 का पेपर कितना ज्यादा डिफिकल्ट था ये हमें इस बात से भी पता चलता है कि 2023 में हमारी सेक्शनल कट ऑफ 2.75 मार्क्स थी, बट 2024 के अंदर इट वाज मेयरली 1.25 मार्क्स आउट ऑफ 20। ठीक है, अब जीए के सेक्शन को टैकल करने की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ना, दैट इज कीप योर स्टेक्स लो। आप इस जीए के सेक्शन पे जितना कम रिलाय करेंगे, इसको जितनी कम इंपॉर्टेंस तो खैर आप कम नहीं दे सकते, लेकिन आप अंदर से इसके ऊपर जितना कम रिलाय करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि कोई ना कोई शॉकिंग एलिमेंट यहाँ पर हर साल हमें देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप जितने कम एक्सपेक्टेशंस इस कंपोनेंट से रखेंगे एग्जाम में उतना कम आपको शॉक लगेगा, क्योंकि 2024 के पेपर में स्टूडेंट्स को जब जीए टफ देखने को मिली सो वो इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि ईएसआई और एआरडी जो उनको अच्छे से आता था वहां पर भी उन्होंने चीजों को मैसअप कर दिया। सो फर्स्ट थिंग इज कीप योर स्टेक्स वेरी हाई, सॉरी वेरी लो। उसके बाद में सेकेंडली कि क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, तो यहाँ पर आप अपना टारगेट स्कोर केवल 5 to 7 मार्क्स आउट ऑफ 20 जो है वही लेकर के चलिए, उससे ज्यादा टारगेट स्कोर जीए के अंदर मत रखना, क्योंकि जितना ज्यादा आप टारगेट स्कोर लेके चलोगे और अगर पेपर डिफिकल्ट आया उस टारगेट स्कोर को आप नहीं मीट कर पाए, सो द एंग्जाइटी दैट यू आर गोइंग टू फेस इन दिस एग्जाम दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका ईएसआई और एआरडी का जो पेपर होगा वो भी इंपैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टारगेट स्कोर 5 to 7 मार्क्स आउट ऑफ 20 ही रहना चाहिए। ठीक है,
सो दैट वाज अबाउट द जीए। अब हम बात करते हैं ईएसआई की। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ईएसआई का पैटर्न देखोगे कि ईएसआई हमें किस किस फॉर्म में देखने को मिलती है, तो फेज वन के अंदर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने को मिलेगी, फेज टू के अंदर भी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखने को मिलेगी। क्योंकि हम आज बात केवल फेज वन की कर रहे हैं, तो यहाँ पे 40 मार्क्स की ईएसआई है जो कि हमें देखने को मिलती है। लेकिन ईएसआई के अंदर हमारे से यहाँ पे दो चीजें पूछी जाती हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है करंट अफेयर्स का पार्ट, ठीक है। लेकिन ईएसआई के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो करंट अफेयर्स की है। सबसे ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा? अप टू 90% क्वेश्चन, 90% या उससे भी ज्यादा कई बार क्वेश्चन हमें यहाँ पर केवल और केवल करंट अफेयर्स से देखने को मिलते हैं। स्टैटिक की वेटेज यहाँ पे अराउंड 10% ही होती है, ठीक है। सो ये है हमारा स्टैटिक और करंट का रेशियो एज फार एज द ईएसआई इज कंसर्न। सो इसके बेसिस पे अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी सारी इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स को मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिलेबस देखोगे, सो दिस इज द सिलेबस जो कि हमें ईएसआई के लिए यहाँ पर गिवन रहता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम स्टैटिक पार्ट को कंप्लीटली छोड़ के चले जाएं। देखो, ये डिपेंड करता है कि आप एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, ठीक है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी है आरबीआई की तैयारी के लिए, सिविल्स की तैयारी के लिए, कॉलेज में, स्कूल में, अगर आपको इकोनॉमिक्स बेसिक्स आते हैं तो आपको यहाँ पर ईएसआई स्टैटिक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं पता, कोई भी चीज आपको नहीं आती, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ईएसआई के। 2025 एग्जाम के लिए आपकी प्रायोरिटी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने चाहिए। इसमें क्या क्या आता है? इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप ईएसआई के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हो और पढ़ सकते हो। लेकिन तब जब आपको ईएसआई में चीजें नहीं आती, अगर आपको आती हैं तो प्लीज यहाँ पर टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि स्टैटिक पार्ट बहुत कम आता है, करंट अफेयर्स ही होता है जो कि मेजरली पूछा जाता है। उसके बाद में इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक होती है क्लास 12th एनसीईआरटी, इसको रेफर कर सकते हो। एंड इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, इसके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिनको आप कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आता है ईएसआई का करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के अंदर ईएसआई में हमसे तीन चीजें पूछी जाती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो वो सारी स्कीम्स जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड स्कीम्स जैसे कि नेशनल अप्रेंटाइनशिप, मनरेगा स्कीम, ये सारी स्कीम्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर यहाँ पर हमारे पास गिवन है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होंगी, जैसे कि प्रधानमंत्री नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, या फिर देयर आर स्कीम्स रिलेटेड टू द इंश्योरेंस, ठीक है। कृषि सिंचाई योजना इज देयर एंड सो ये जितनी भी स्कीम्स हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अगेन वो हमारे ईएसआई सिलेबस का पार्ट बन जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्कीम जो है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड होनी चाहिए, और दूसरी चीज वो पिछले 3 to 5 मंथ्स न्यूज में होनी चाहिए। तो कौन सी स्कीम्स पढ़नी है और कौन सी स्कीम्स नहीं पढ़नी है, इसके लिए आप सिर्फ दो क्राइटेरिया यूज करोगे। पहली चीज वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड होनी चाहिए, और दूसरी चीज वो पिछले 3 to 5 मंथ से न्यूज में होनी चाहिए। तो इसी क्राइटेरिया के बेसिस पर आप ये डिसाइड करोगे कि कौन सी स्कीम आपने पढ़नी है और कौन सी स्कीम आपने नहीं पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं कि स्कीम के अंदर अब आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। सो स्कीम के अंदर सबसे पहली बात तो करंट डायमेंशन पढ़ना है कि क्यों वो स्कीम जो थी वो न्यूज में थी। उसके बाद में जो उसके स्टैटिक डायमेंशंस हैं कि नोडल मिनिस्ट्री क्या है, लॉन्च ईयर क्या है, फंडिंग पैटर्न क्या है, बजटरी एलोकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट बेनिफिशियरीज, ये सारी चीजें एडिशनली आपको स्कीम के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये है चीजें जो आपको स्कीम से रिलेटेड पढ़नी है। उसके बाद में आता है कि जो ईएसआई के रिलेटेड जनरल करंट अफेयर्स होते हैं, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर कोई भी यूनियन बजट है, या फिर सॉरी, दिस इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट्स। ईएसआई के अंदर जो रिपोर्ट्स आपने पढ़नी है उसमें क्या करना है, ईएसआई के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर भी अगेन वो सारी रिपोर्ट्स जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, यूनियन बजट हो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो। तो ये यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, दीज आर नॉट द रिपोर्ट्स जो आपने 2025 के लिए पढ़नी है। बट अगेन इसके लिए भी हमारा क्राइटेरिया सेम रहेगा, सिलेबस से रिलेटेड वो रिपोर्ट होनी चाहिए और पिछले 3 to 5 मंथ से वो न्यूज में होनी चाहिए। उसके बाद में अगर ये देखना हो कि ये रिपोर्ट्स हम कहाँ से रीड कर सकते हैं, तो अगर तो वो रिपोर्ट जो है वो कोई नेशनल इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स उसकी समरी जो है वो आपको पीआईबी में देखने को मिल जाएगी, और वो रिलीज हुई है इस बात की इंफॉर्मेशन भी आपको पीआईबी में देखने को मिल जाएगी। सो पीआईबी से आप उस रिपोर्ट को कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है या आईएमएफ की कोई रिपोर्ट है, तो उस केस के अंदर आपको न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि सच एंड सच रिपोर्ट हैज बीन रिलीज। आप उस रिपोर्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां की वेबसाइट पे जाके उस रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव जो समरी होती है उसको रीड कर सकते हो। दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर यू। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर द रिपोर्ट्स एज फार एज द ईएसआई इज कंसर्न।
उसके बाद में आता है ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे जनरल करंट अफेयर्स के अंदर जैसे अगर जीडीपी रिलेटेड कोई न्यूज़ है या फिर इन्फ्लेशन रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो वो हमारे जनरल करंट अफेयर्स के अंदर आते हैं। तो वो वाले करंट अफेयर्स आपने यहाँ पर कवर करने हैं, और अगेन इसका क्राइटेरिया वही रहेगा कि 3 to 5 मंथ्स के न्यूज़ में होने चाहिए ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ईएसआई 2024 के अंदर जो हमें चीज़ें देखने को मिली थी, तो उसके अंदर क्या हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर था या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आप 2024 में देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की थी, ठीक है। उसके बाद में जो ईएसआई रिलेटेड जनरल करंट अफेयर्स थे उसकी थी। रिपोर्ट्स और एआरडी करंट अफेयर्स की यहाँ पर बिल्कुल इक्वल वेटेज थी। सो स्टूडेंट्स, हेयर आई वुड रिकमेंड कि आपको एआरडी करंट अफेयर्स जो है उनको स्लाइटली मोर वेटेज देनी चाहिए, क्योंकि 6 एआरडी करंट अफेयर्स हमें ईएसआई के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में 8 to 10 जो है दे आर देयर इन दी, दे आर अ पार्ट ऑफ योर एआरडी करंट अफेयर्स ऑल्सो। सो कुल मिला के अराउंड 15 to 16 हमें एआरडी करंट अफेयर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चंस 15 to 16 क्वेश्चंस जो है वो एआरडी करंट अफेयर्स से देखने को मिल जाते हैं। सो इट इज द एआरडी करंट अफेयर्स विच शुड गेन मोर इंपॉर्टेंस ओवर द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस ओवर हियर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2024 में भी बात करती हूँ तो यहाँ पे मेजर पोर्शन जो था वो हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स का था। अराउंड 23 क्वेश्चंस, हाफ से भी ज़्यादा पेपर हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स से था। और सेकंड नंबर पे था ईएसआई करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद में एआरडी करंट अफेयर्स और रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है। यहाँ पर एआरडी की रिपोर्ट्स जो है वो भी इन्वॉल्व है। तो दिस इज द चार्ट, और इस चार्ट के बेसिस पे, और अगेन अगर हम देखते हैं कि कितने मंथ्स के हमारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी जो है, ठीक है, 18 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस 40 में से जो 30 क्वेश्चंस थे वो हमारे प्रीसीडिंग 2 मंथ्स में से ही आए थे, ठीक है। सो जो हमारे फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं एग्जाम से जस्ट प्रीसीडिंग 3 मंथ्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास टाइम बचे तो आप एडिशनल 2 मंथ्स का और कवर कर लेना, लेकिन जो आपकी मेजर प्रायोरिटी है वो ये 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स ही है जो कि यहाँ पर रहनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ प्रायोरिटी की कि करंट अफेयर्स को आपको ओवरऑल किस प्रायोरिटी में रखना है, और यहाँ पर मैं जीए, ईएसआई, एआरडी सबके करंट अफेयर्स की प्रायोरिटी आपको अभी बता देती हूँ। सो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स होनी चाहिए। सेकंड लेवल पे जो ईएसआई के करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर रहने चाहिए। एआरडी के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपकी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए, एंड देन द जनरल अवेयरनेस। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर आपने करंट अफेयर्स को कवर करना है फ्रॉम द एंटायर मेरिट सेक्शन पर्सपेक्टिव। इसके अंदर ईएसआई, एआरडी, जीए सारे एरियाज यहाँ पर मैंने इन्वॉल्व करके ही आपको प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है। इसके बाद में कि किन सोर्सेज से हम ये करंट अफेयर्स कर सकते हैं। स्कीम्स के लिए सबसे अमेजिंग और वन स्टॉप सोल्यूशन है पीआईबी की वेबसाइट, वहां से आप कवर कर सकते हो। जो रिपोर्ट्स हैं चाहे वो एआरडी की हो या जो और जनरल करंट अफेयर्स हैं उसके लिए आप पीआईबी वेबसाइट या फिर हिंदू न्यूज़पेपर को रेफर कर सकते हो। ईएसआई के करंट अफेयर्स के लिए प्लस मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये जो एआरडी के करंट अफेयर्स हैं उसके लिए भी आप हिंदू न्यूज़पेपर या पीआईबी वेबसाइट को रेफर कर सकते हो, ठीक है। और अगेन टाइम पीरियड पहले 3 मंथ्स आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, टाइम बच जाए तो 5 मंथ्स तक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे करंट अफेयर्स का सिनेरियो यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में आता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब अगर मैं एआरडी की बात करूँ तो यहाँ पर भी हमसे 2 पार्ट्स पूछे जाते हैं, एआरडी का स्टैटिक पार्ट और एआरडी का करंट अफेयर्स का पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप वेटेज देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो इट इज द स्टैटिक पार्ट विच डोमिनेट्स द सीन। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो हमसे स्टैटिक पार्ट से यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 40, अगर 40 में से बात करूँ तो 32 क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैटिक पार्ट से ही आते हैं। अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस होते हैं जो कि करंट अफेयर्स से आते हैं एआरडी वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी वेटेज रहेगी स्टैटिक की और करंट अफेयर्स की। अब स्टैटिक जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है, आप देखोगे ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये आती है कि पेपर जो है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। तो अगर मैं 2024 के पेपर के हर एक क्वेश्चन को डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट इन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करती हूँ तो हमारा एनालिसिस कुछ इस तरीके का निकल कर आता है कि देयर वर अराउंड 13 क्वेश्चंस जो इजी थे, 14 क्वेश्चंस जो कि मॉडरेट थे और रिमेनिंग 13 क्वेश्चंस जो कि डिफिकल्ट थे। सो अराउंड 27 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हमारे यहाँ पर इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। सो ऑल्दो स्टैटिक का जो सिलेबस है वो देखने में बहुत ज्यादा ह्यूज लगता है, लेकिन यहाँ पर आपसे बहुत ज्यादा इन डेप्थ जो एआरडी है वो नहीं पूछी जाती है। अराउंड 27 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, जो आप इजी टू मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन के साथ इसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब बात आती है कि इस एआरडी के अंदर हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये है एआरडी की सेक्शनल कट ऑफ, और ये बिल्कुल भी आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतने नंबर लेकर आओगे एआरडी के अंदर तो आपकी ओवरऑल कट ऑफ कभी सपने में भी नहीं क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका जो टारगेट स्कोर है वो 25 to 27 मार्क्स होना चाहिए। सॉरी, मैं आपको ईएसआई का टारगेट स्कोर बताना भूल गई थी, लेकिन ईएसआई के अंदर आपका टारगेट स्कोर जो है वो होना चाहिए 25 मार्क्स to 30 मार्क्स। ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए ईएसआई के अंदर। अगर मैं बात
बात करती हूँ एआरडी के अंदर, तो यहाँ आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 25 टू 27 मार्क्स, और अगर मैं बात करती हूँ जीए की, तो यहाँ पे आपका टारगेट स्कोर 5 टू 7 मार्क्स होना चाहिए. सो दिस इज द टारगेट स्कोर दैट यू शुड एम टू अचीव इन ऑल द थ्री कंपोनेंट्स. जीए का मैंने बता दिया था, एआरडी का भी बता दिया, ईएसआई का मुझसे मिस हो गया था तो मैंने अभी बता दिया है आपको. ठीक है, उसके बाद में आता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं. सो अगेन अगर हम 22, 23, 24 के पेपर को एनालाइज करते हैं तो उसके बेसिस पर हमारे पास ये 10 चैप्टर्स निकल कर आते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. तो अगर आप 2025 एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हो तो इन 10 चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है, चाहे वो सिलेबस का कंप्लीशन हो, चाहे वो सिलेबस का रिविजन हो. ये 10 चैप्टर्स हैं जो आपने प्रायोरिटी में कवर करने हैं. ठीक है, दिस इंक्लूड्स एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप्स, फार्मिंग सिस्टम, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इरिगेशन, सीड्स एंड सोइंग्स. सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपने यहाँ पर कवर करने हैं एआरडी के स्टैटिक पर्सपेक्टिव से. और अगर बात करूं सोर्सेज की, तो कहां से आप कवर कर सकते हो, तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है. अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, तो आप रेफर कर सकते हो अ कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज सुंडा, या फिर एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस बाय आर के शर्मा. तो ये थोड़ी एमसीक्यू काइंड ऑफ बुक्स हैं, यहां से आपका एग्रीकल्चर पार्ट कवर हो जाएगा अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर की नॉलेज है तो. लेकिन अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसने एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा है या जिनका एआरडी बैकग्राउंड नहीं है, तो वो रेफर कर सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यान. इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स ही आपको यहाँ पर रेफर करने होंगे. ठीक है, उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री के लिए जीसी बैनर्जी की बुक है जिसको आप रेफर कर सकते हो. उसके बाद में स्टूडेंट्स अगर आप ऑनलाइन कोई सोर्सेज देखना चाहते हो तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इस वेबसाइट को आप रेफर कर सकते हो. इसके अलावा आईसीएआर का ई कोर्स होता है, इस वेबसाइट को आप रेफर कर सकते हो. यहाँ पर आपको काफी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा एआरडी के लिए प्रिपेयर करने के लिए. बट ये जो मटीरियल्स हैं, चाहे वो बुक्स हो चाहे ये मटीरियल हो, ये नबार्ड को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है, ये एक जनरल एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सिलेबस जो है उसको ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम की तैयारी करो. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर जैसे यहाँ पर एक चैप्टर गिवन है प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी नबार्ड के अंदर नहीं आता है तो वो चैप्टर आपने नहीं कवर करना है. ओके, सो प्लीज अपना सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ही आप इन सोर्सेज को रेफर करना और इसमें से मटेरियल को बहुत ही स्मार्टली यूटिलाइज करना. ठीक है, ऐसा नहीं कि कवर टू कवर पढ़ने बैठ गए, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, देखो क्या पूछा जाता है और फिर रेफर करना इसको. ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं एआरडी के करंट अफेयर्स की तरफ. तो एआरडी के करंट अफेयर्स में भी ईएसआई की तरह हमसे तीन चीजें पूछी जाती हैं, स्कीम्स, रिपोर्ट्स और एआरडी से रिलेटेड जो हमारा जनरल करंट अफेयर्स होता है वो. अब अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ने के लिए आपको उसके करंट डायमेंशंस पता होने चाहिए, स्टैटिक डायमेंशंस पता होने चाहिए, और टाइम पीरियड हमारा वही है 3 to 5 मंथ्स. एआरडी की रिपोर्ट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. ईएसआई के अंदर रिपोर्ट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर एआरडी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 4 क्वेश्चन तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हुए हैं जो कि हमसे 2024 में पूछे गए थे. तो एआरडी की जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होती हैं. अगेन 3 to 5 मंथ्स की रिपोर्ट्स हैं जो आपने यहाँ पर रीड करके जानी है. उसके बाद में आता है जनरल करंट अफेयर्स. अगेन अगर कोई किसी कमोडिटी को जीआई टैग मिला है, कोई एमएसपी रिलेटेड न्यूज है, तो जो बेसिक एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज रहती है वो आपने यहाँ पर कवर करनी है. कवर करने के सोर्सेज अगेन वही तीन है, स्कीम्स के लिए पीआईबी, जनरल करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, और जो भी हमारी रिपोर्ट्स हैं तो उसके लिए आप ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाइए, रिपोर्ट को डाउनलोड कीजिए और उसकी समरी को पढ़ लीजिए. ठीक है, तो इसमें नबार्ड एनुअल रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहती है, और उसके अलावा जो हमारी 3 to 5 मंथ्स में प्रीवियसली जो रिपोर्ट्स न्यूज में चल रही हैं वो आपने यहाँ पर कवर करनी होती है. ठीक है, सो दीज आर द सोर्सेज एज फार एज द एआरडी करंट अफेयर्स इज कंसर्न. अब आप इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हो, तो अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट द प्लान शुड लुक लाइक. यहाँ पे आपकी जो मेजर प्रायोरिटी है वो एआरडी स्टैटिक को मिलनी चाहिए. ठीक है, इट विल टेक अराउंड 3 वीक्स टू कंप्लीट द एंटायर एआरडी. और अगेन जैसा कि मैंने कहा था कि जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि आपका स्टैटिक पार्ट. और रही बात ईएसआई के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, स्टूडेंट्स ये ईएसआई के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने तभी कवर करने हैं अगर आपका इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी मतलब बैकग्राउंड नहीं है या आपको बिल्कुल इकोनॉमिक्स नहीं आती. अदरवाइज अगर आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तो आप इन चैप्टर्स को छोड़ सकते हो, और अगर कर भी रहे हो तो एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम यहाँ पर ईएसआई के चैप्टर्स को मत देना. ठीक है, उसके बाद अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो स्कीम्स और ईएसआई करंट अफेयर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले, फिर जीए और एआरडी. और यहाँ पर मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स है जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व करके रखा है. एक हफ्ता एटलीस्ट आपको इन तीनों एरियाज को रिवीजन के लिए देना पड़ेगा. ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे नॉन मेरिट सेक्शन जो है वो भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन इसके लिए नॉन मेरिट सेक्शन की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो के अंदर हमने सारी चीजें डिस्कस करी हैं। बट दिस इज व्हाट द प्लान शुड लुक लाइक एज फार एज कवरेज ऑफ द एंटायर मेरिट सेक्शन फॉर 2025 एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है, सो आई होप इसके साथ आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जो हमारा मेरिट सेक्शन है वो आपने कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, शेड्यूल क्या होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अब आपके आंसर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज है जो आंसर नहीं हुई है, सो प्लीज आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। उसके बाद में आती है हमारी एक और बात। तो जितनी भी सेल्फ स्टडी के रिलेटेड मुझे बात करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ। बट स्टूडेंट्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड in any paid mentorship for your NABARD preparation, you can visit our website edutap.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade examination. The first course that we have is a NABARD grade A phase 1 and phase 2 live crash course for 2025 exam. As part of this crash course, we are offering you the live classes, the summary sheets, chapter wise quizzes, solved previous year question for every chapter, and the mind maps for the last minute revision. So these are the deliverables that we are going to provide you as part of this live crash course. Apart from that, for those of you who are preparing through self study, we have a phase 1 and phase 2 test series. For those of you who want to prepare for 2026, we have a gold course wherein we provide the mentorship for phase 1, phase 2 and the interview part. And for those of you who want to prepare only for the phase 2, we have the phase 2 and the interview guidance under our silver course. So these are the courses that we are currently offering on our website. If you're interested, you can go and check it out. On that note, I'm ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.